हाय स्टूडेंट्स। सो आप क्लास 10th के स्टूडेंट हो एंड आपका 27 फेब को सबसे पहला बोर्ड का एग्जाम होने वाला है। एंड सबसे पहला एग्जाम कौन सा है? इंग्लिश लैंग्वेज का। तो इंग्लिश लैंग्वेज का एग्जाम है, अलग से कुछ याद करने वाला ऐसा कुछ होता नहीं है, लेकिन हाँ इसमें ग्रामर पार्ट और ऐसे कैसे अटेम्प्ट करना है, कैसे लेटर्स को करना है, काफी बच्चों को लास्ट टाइम तक आते आते कंफ्यूजन हो जाता है इसके ऊपर। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अलग अलग यहाँ पे जो आपके लेटर आते हैं, नोटिस आता है, ईमेल आता है, इनके फॉर्मेट्स को हम देखेंगे। और साथ में इस वीडियो में हम ये भी बात करेंगे कि जो आपका पेपर आने वाला है उसे किस तरह से परफेक्टली हम वहाँ पे टाइम मैनेज करके चलें कि लास्ट में कई बच्चों को जो शॉर्टेज हो जाता है टाइम का वो ना हो और आपके पास वहाँ पे रिवीजन के लिए भी टाइम बच जाए। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पेपर के पैटर्न की, क्या वहाँ पे मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन रहता है, किस हिसाब से पेपर होता है और क्या टॉपिक्स वहाँ पे पूछे जा सकते हैं इस बार। और साथ में यहाँ पे हम ये भी बात करेंगे कि टाइम आपको किस क्वेश्चन को कितना देना है और किस तरह से अपना टाइम बचाना है। तो यहाँ पे मैं कुछ टिप्स भी दूंगा जो काफी इंपॉर्टेंट होंगी आप लोग के लिए। इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना। तो चलो शुरू करते हैं। तो इससे पहले कि हम पेपर के पैटर्न की तरफ बढ़ें, हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बात कर लेते हैं जो कि होती है यहाँ पे एग्जामिनर की साइकोलॉजी। थोड़ा सा समझना। जैसे मान लो आप एक स्टूडेंट हो, आप एग्जाम हॉल में जाते हो, अपना पेपर राइट करके आते हो और एक्सपेक्ट करते हो कि आपके अच्छे मार्क्स आएंगे अगर आप अच्छा करके आए हो। अब यहाँ पे मैं कहूंगा कि आप उस टीचर के अकॉर्डिंग सोच के देखो जो आपकी कॉपी चेक करने वाला है। देखो दो चीजें होती हैं। जब आप स्कूल में एग्जाम दे रहे होते हो तब आप जो कॉपी पे लिखते हो तो जो टीचर आपकी कॉपी चेक करेगा वो पहली बात आपको जानता है। तो हो सकता है आपने साल भर अच्छा किया हो, आपका परफॉर्मेंस अच्छा हो, आप बिहेवियर वाइज अच्छे हो, तो मे बी वो टीचर आपके बिहेवियर के लिए आपको एक्स्ट्रा मार्क्स भी दे सकता है। तो ये स्कूल में एक बेनिफिट आपके पास होता है कि टीचर आपको जानता है। बट वहीं पे जब बोर्ड्स में आप कॉपी लिख के जाते हो तो वो कॉपी जाती है सेंटर पे। सेंटर पे एक अलग अननोन टीचर आपकी कॉपी चेक करता है जो कि आपको नहीं जानता है। तो यहाँ पे कुछ बातें आपको दिमाग में रखनी है। पहली बात तो वो आपको जानता नहीं है जो टीचर आपकी कॉपी चेक करेगा। दूसरी चीज, उसके पास अकेले आपकी कॉपी नहीं है एंड कुछ कॉपीज भी नहीं, उसके पास बहुत सारी कॉपीज होती हैं एक साथ चेक करने के लिए। तो उसकी साइकोलॉजी समझना। अब यहाँ पे अगर आपका काम साफ होगा, आपने अच्छा पेपर लिखा होगा, कटिंग नहीं की होगी, साफ साफ काम किया होगा। मैं यहाँ पे सिर्फ अच्छी राइटिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ बच्चों की अच्छी राइटिंग होती है, कुछ लोगों की थोड़ा नहीं भी अच्छी होती है, लेकिन मैं यहाँ पे साफ काम की बात कर रहा हूँ। अगर आप हर लाइन पे कटिंग कर रहे हो, हर लाइन पे आप ऐसे कट कर रहे हो, बहुत ज्यादा ऊपर नीचे स्पेसिंग कम ज्यादा कर रहे हो, कहीं पे वर्ड्स आप पास पास लिख रहे हो, कहीं पे बहुत ज्यादा ही दूर दूर लिख रहे हो, तो ये नीट एंड क्लीन वर्क नहीं होगा। अगर आप साफ काम कर रहे हो, प्लस सिर्फ साफ काम से नहीं होता, नीट एंड क्लीन काम, साफ साफ काम कर रहे हो विदाउट एनी कटिंग, अगर कर भी रहे हो तो सिंगल लाइन से हल्का फुल्का कट है तो उससे मायने नहीं रखता है। नीट एंड क्लीन वर्क होना चाहिए एंड साथ में सही काम कर रहे हो। अगर चीज लिखी है, ऐसा नहीं है कि आप अपने घर की कहानी लिख के आ गए हो, वहां पे जिस बारे में कहा गया है इससे लिखने के लिए, लेटर लिखने के लिए, आपने सही काम किया है और साफ काम किया है, तब जाके आप एक्सपेक्ट करोगे कि आपको मार्क्स मिलेंगे। क्योंकि जो टीचर आपकी कॉपी चेक कर रहा है वो आपको नहीं जानता है। जब वो आपकी कॉपी चेक करेगा वो आपका पहला पेज देख के ही आपके बारे में जज कर लेगा कि आप किस टाइप के स्टूडेंट हो, राइट। वो आपको ये नहीं जानता कि आप टॉपर हो, आप मीडियोकर हो या फिर आप खराब हो पढ़ने में। अगर उसने आपकी कॉपी में पहला पेज देख लिया कि बहुत ही साफ काम है, बहुत ही अच्छा काम है और सही काम है, तो आपकी पूरी कॉपी फिर अच्छे से चेक होगी। अगर पहले ही पेज पे उसका इंप्रेशन खराब हो गया कि आप एकदम खराब काम कर रहे हो, कहीं जगह जगह पे कटिंग कर रखी है, तो फिर वो पूरी कॉपी ध्यान से चेक करेगा और फिर आपके मार्क्स भी वहीं पे कम हो जाएंगे। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना कि जब भी आप पेपर राइट कर रहे हो, अपने अकॉर्डिंग नहीं, आप उस टीचर के अकॉर्डिंग सोचो जो आपकी कॉपी चेक करने वाला है। स्कूल में ये सब चीजें चल जाती हैं, बट फाइनल बोर्ड्स एग्जाम में आप यही सोच के चलो कि अगर साफ काम करोगे ना तभी आप अच्छे मार्क्स एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो ये बात हमेशा दिमाग में रखना। अब आते हैं पेपर के पैटर्न पे। सो बात करें अगर लैंग्वेज पेपर के पैटर्न की, तो इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर पैटर्न कुछ इस तरह है। क्वेश्चन नंबर 1 आपका एस्से का होता है। एस्से आता है 20 मार्क्स का और यहाँ पे 5 एस्से आपको होंगे, उसमें से आपको कोई एक करना होता है। फिर आता है लेटर। लेटर आपका 10 मार्क्स का होता है। फिर नोटिस एंड ईमेल दोनों ही 5-5 मार्क्स के होते हैं, टोटल 10 मार्क्स बनाते हैं। फिर यहाँ पे अनसीन पैसेज आता है और फिर लास्ट में ग्रामर पोर्शन आता है जो कि आपका 20 मार्क्स का अनसीन पैसेज एंड 20 मार्क्स का ग्रामर पोर्शन। अब यहाँ पे मेरी एक टिप जो कि आप गांठ बांध के रख लो, जो आपको रीडिंग टाइम दिया जाता है, रीडिंग टाइम का आपका होता है, पेपर पहले दे दिया जाता है 15 मिनट पहले, तो ये जो 15 मिनट होते हैं इनको आपको यूज करना है इस अनसीन पैसेज को रीड करने के लिए। अनसीन पैसेज काफी ज्यादा बड़ा होता है, अगर इसको आप पहले से रीड कर लोगे तो इसके क्वेश्चंस करने में बाद में आपको बहुत आसानी होगी। तो जो शुरुआत के 15 मिनट है, सबसे पहले इसमें अगर आपको टॉपिक देखने हैं इससे कि देख लो 1 मिनट में जल्दी से, लेकिन मेन चीज इन 15 मिनट का यूज करके आप अनसीन पैसेज पढ़ लो और उसके प्रेसी के लिए पॉइंट्स निकाल के रख लो। मार्क करने को मिलेगा नहीं, निशान आप लगा नहीं सकते हो इन 15 मिनट्स में। इन 15 मिनट में सिर्फ आप पेपर को रीड कर सकते हो।
तो इस टाइम में इसको जरूर से रीड कर लेना, बिकॉज अनसीन पैसेज बड़ा होता है। अगर बीच में अगर आप टाइम वेस्ट करोगे इसको पढ़ने में तो काफी ज्यादा टाइम आपका ऐसे ही चला जाएगा। फिर उसके बाद इसके जो पॉइंट्स होंगे वो आप दिमाग में रख लेना कि ये पॉइंट्स मिला के मैं प्रेसी बना लूंगा, क्योंकि आपको प्रेसी लिखनी होगी। प्रेसी में आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वहां से निकाल के कुछ वर्डों में उसको लिखना होता है, तो उसके लिए आप पॉइंट्स यहाँ पे उसी समय में निकाल के रख सकते हो। ठीक है, तो दिमाग में रख लेना, आसानी होगी बात के लिए। फिर इसके बारे में चलो भी बात करते हैं कि एस्से कैसे अटेम्प्ट करना है, लेटर को कैसे अटेम्प्ट करना है, नोटिस एंड ईमेल कैसे अटेम्प्ट करना है। तो एक बात करें एस्से की, तो पहला जो क्वेश्चन होता है इसमें आपके पास 5 ऑप्शंस होते हैं। अब यहाँ पे हर डिफरेंट टाइप का एक एस्से होता है। जैसे पहला आपका ओरिजिनल स्टोरी आपको लिखने के लिए दी जाती है। फिर सेकंड टाइप का जो एस्से होता है सिचुएशन बेस्ड होता है, आपको एक सिचुएशन दे दी जाती है एंड आपसे कहा जाता है उस सिचुएशन को कंटिन्यू करके एक स्टोरी लिखो। फिर उसके बाद फॉर एंड अगेंस्ट टाइप, डिबेट टाइप एक एस्से होता है, आर्गुमेंटेटिव एस्से जिसे बोलते हैं। इसमें आपको एक लाइन दे दी जाएगी एंड आपसे कहा जाएगा कि आप उस चीज को मानते हो, आप उसके फॉर में हो या अगेंस्ट में हो। आप सिर्फ एक चीज, आइदर आप फॉर में होगे या तो आप सारे पॉइंट्स फॉर में दोगे या फिर आप सारे पॉइंट्स उस बात के लिए अगेंस्ट में दोगे। आप ऐसा मत करना कि बीच में खड़े हो जाना, फॉर में भी बोलना अगेंस्ट में भी, तो वो गलत होता है। आप या तो किसी एक टॉपिक के फॉर में हो या फिर अगेंस्ट में हो, इस तरह इस हिस्से को लिखते हैं। फिर नेक्स्ट आता है आपका नैरेटिव एस्से। नैरेटिव एस्से में आप एक स्टोरी टेलर बन जाते हो एंड नरेट करते जाते हो पूरी कहानी को, आप उस कहानी का हिस्सा भी होते हो, राइट। फिर पिक्चर कॉम्पोजिशन, यहाँ पे एक पिक्चर आपको दे दी जाती है, उस पिक्चर को देख के आपको जो भी समझ में आए, जो चीज आप उससे रिलेट कर पाओ, उस चीज के बारे में आपको एक एस्से लिखना होता है। तो ये पांचों चॉइस आपके पास है। अब कई जो क्वेश्चन होता है कि इसमें से कौन सा एस्से करना बेस्ट है, तो कई टीचर्स बोल देते हैं कि ये वाला मत करना, ये वाला मत करना, ये वाला मत करना, बच्चे दो ये कर लेना। तो मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहूंगा, क्योंकि देखो हर बच्चे की अपनी कैपेबिलिटी होती है। कोई बच्चे स्टोरी बनाने में अच्छे होते हैं तो उनके लिए मैं कहूंगा ऑब्वियसली आप ओरिजिनल स्टोरी टाइप एस्से भी कर सकते हो। कई बच्चे इमेजिनेशन में अच्छे होते हैं तो आप सिचुएशन बेस्ड वाला भी एस्से कर सकते हो। सिचुएशन आपको दे दिया गया है, आप सोच डालो उसके ऊपर कि क्या आप कर सकते हो सिचुएशन में, वो आप लिख सकते हो। बट वही चीज है, अच्छे से लिखना, थोड़ा अच्छे पॉइंट्स उस एस्से में लिखने की कोशिश करना। फिर फॉर एंड अगेंस्ट, कई बच्चे डिबेट में अच्छे होते हैं तो आप डिबेट वाला जरूर से एस्से करो। तो मेन यहाँ पे कहने का मतलब ये कि जिस चीज में आपको लग रहा है आप आसानी से कम 2.5 पेज प्लस या फिर 3 पेज तक का लिख सकते हो। मैं मैक्सिमम 3 पेज ही कहूंगा, बिकॉज इसमें आपको ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। जो एस्से है इसमें ज्यादा से ज्यादा आप सिर्फ 30 मिनट्स दो, 30 मिनट्स से ज्यादा 35 मिनट्स, बस इससे ज्यादा टाइम इसमें मत देना। 30 to 35 मिनट से ज्यादा अगर आप इसमें दे रहे हो तो ऑब्वियसली आपके पास लास्ट में टाइम की किल्लत हो जाएगी, क्योंकि इससे ज्यादा लिखने से, 3 पेज के ऊपर अगर आप इससे लिख रहे हो तो उससे आपको कोई फायदा नहीं है। एग्जामिनर के पास बहुत सारी कॉपीज हैं, वो पूरा पढ़ेगा नहीं, तो बेटर है आप 2.5 पेज या 3 पेज तक का ही इससे लिखो, अच्छे से लिखो, साफ हैंडराइटिंग में लिखो। तो फिर इतने में ही आपको पूरे मार्क्स, पूरे तो खैर मिलते नहीं है इसमें, लेकिन हाँ फिर भी ज्यादा से ज्यादा मार्क्स मिल जाएंगे। तो आप 2.5 से 3 पेज से ज्यादा ऐसे मत लिखो, उसका कोई फायदा नहीं होता है। और यहाँ पे से आप कोई भी एक अटेम्प्ट कर सकते हो। मैं यहाँ पे बायस होके एक नहीं बताऊंगा, आप यहाँ पे जिस चीज में अच्छे हो, जो आपको यहाँ पे टॉपिक आसान लगे, उस टॉपिक के ऊपर आप ऐसे लिख सकते हो। फिर इसके बाद आते हैं लेटर्स पे। लेटर आपके 2 तरह के आते हैं, एक आता है फॉर्मल लेटर, एक आता है आपका इनफॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर वो लेटर होता है जो हम किसी अननोन पर्सन को लिखते हैं, किसी ऑफिस में भेजते हैं या फिर किसी स्कूल के प्रिंसिपल को यहाँ पे भेजते हैं, तो फॉर्मल किसी अननोन को भेजेंगे हम। और वहीं पे इनफॉर्मल की बात करें तो इनफॉर्मल हम किसी अपने रिलेटिव को भेज सकते हैं, किसी फ्रेंड को या पापा मम्मी को भेज सकते हैं। तो यहाँ पे 2 तरह के ये लेटर्स हैं। अब यहाँ पे इनके फॉर्मेट देखो, मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं। फॉर्मल लेटर में क्योंकि यहाँ पे हम किसी अननोन आदमी को लिख रहे हैं, इसलिए यहाँ पे हमें 2 चीजें मेंशन करनी होती हैं, एक तो सेंडर एड्रेस, फिर डेट, फिर रिसीवर्स एड्रेस, किसको भेज रहे हैं उसका पता, फिर सब्जेक्ट, फिर सर मैडम जो भी, उसके बाद लेटर का बॉडी, उसके बाद थैंकिंग यू और उसके बाद अपना पूरा नाम। याद रखना फॉर्मल लेटर क्योंकि अननोन आदमी को लिखा जा रहा है, इसलिए यहाँ पे फुल नेम लिखा जाता है लास्ट में। और वहीं पे इनफॉर्मल लेटर की बात करें तो यहाँ पे चीजें कम हो जाती हैं, क्योंकि इनफॉर्मल लेटर तो हम अपने ही किसी जानने वाले को लिख रहे होते हैं, तो यहाँ पे हम उसका एड्रेस नहीं लिखते हैं जिसको हम भेज रहे हैं ये। तो यहाँ पे सिर्फ सेंडर एड्रेस रहेगा, डेट रहेगी, सर मैडम, यहाँ पे सर मैडम मैंने गलत लिख दिया, यहाँ पे जो भी आप लिखोगे डियर, और अपने पापा मम्मी जिसको भी आप लिख रहे हो या फिर कजन को लिख रहे हो, जो भी होगा वो डियर आगे यहाँ पे उसका नाम, राइट। फिर उसके बाद बॉडी, लेटर का बॉडी रहेगा यहाँ पे, फिर थैंकिंग यू एंड अपना नाम। नाम आप चाहे तो सिर्फ सिंगल नेम भी लिख सकते हो, फर्स्ट नेम। तो यहाँ पे ये है इनफॉर्मल लेटर। अब देखो इनफॉर्मल लेटर में 2 चीजें कम हो जाती हैं, यहाँ पे आपको रिसीवर्स एड्रेस और सब्जेक्ट नहीं लिखना, ये 2 चीजें यहाँ पे हैं, वहां पे नहीं है। तो फॉर्मेट के कुछ मार्क्स आपके कहाँ चले जाते हैं, बॉडी में। तो यहाँ पे जब इनफॉर्मल लेटर हम लिखते हैं तो यहाँ पे आपको बॉडी में ज्यादा लिखना पड़ेगा।
क्यों? बिकॉज आप जब किसी अपने रिलेटिव को लिख रहे हो या अपने पापा मम्मी को लिख रहे हो तो ऑब्वियसली आप अपने मन की बातें भी वहाँ पे करोगे, तो यहाँ पे बॉडी का लेंथ ज़्यादा हो जाता है इनफॉर्मल के केस में। और वहीं पे हम बात करें फॉर्मल लेटर की, तो फॉर्मल लेटर भाई किसी अनजान आदमी से कितना तुम बात कर लोगे? तो अनजान आदमी से जब हम बात करेंगे, किसी ऑफिसर से बात करेंगे या किसी प्रिंसिपल को हम लेटर लिखेंगे, तो वहाँ पे तो सिर्फ काम की बात होगी। तो यहाँ पे जो बॉडी ऑफ द लेटर होगा, इसमें सिर्फ काम की बात होगी। तो यहाँ पे कोई फालतू बात हम नहीं करते हैं, तो इसीलिए इसमें जो बॉडी ऑफ द लेटर है ये छोटा हो जाता है। तो इसीलिए मेरा यहाँ पे टिप यही रहता है बच्चों से कि आप फॉर्मल लेटर को अटेम्प्ट करो। क्यों? बिकॉज यहाँ पे आपको बॉडी में कम लिखना होता है। यहाँ पे बॉडी में कोई भी आप फालतू बात तो करोगे नहीं, सिर्फ काम की बात करोगे, टू द पॉइंट यहाँ पे बात करोगे। एक आपका इंट्रोडक्शन सेंटेंस होगा, फिर उसके बाद नेक्स्ट पैरा में आप काम की बात करोगे, जो भी काम आपको करवाना है उस लेटर में जो कहा गया है करने के लिए। फिर लास्ट में थैंकिंग यू वाला लाइन जो होता है कि एक रिस्पॉन्स के लिए मैं वेट कर रहा हूँ, और लास्ट में थैंकिंग यू एंड योर सिंसियरली, यहाँ पे आप अपना नाम लिख सकते हो। सो यही चीज है, इसमें आपको कम लिखना पड़ेगा, इनफॉर्मल में ज्यादा लिखना पड़ेगा। बाकी आपका मन है इनफॉर्मल भी लिख सकते हो, इसमें थोड़ा सा इजी लैंग्वेज में भी आप लिख सकते हो, ये इसका फायदा रहता है। बट अगर कम लिखना चाहते हो, कम टाइम में आप चाहते हो कि लेटर आपका खत्म हो जाए, तो आप ये वाला लेटर अटेम्प्ट कर सकते हो। दोनों में से कोई एक ही करना है, तो जो भी आपका मन है वो अटेम्प्ट कर सकते हो। ओवरऑल आपकी चॉइस है लास्ट में। अब इस लेटर का फॉर्मेट देख के आप लोग को समझ में तो आ गया होगा, लेकिन मैं फिर भी आप लोग को लेटर का कुछ स्पेसिमेन यहाँ पे दिखा देता हूँ, देख लो। ये है आपका आईसीएससी का ऑफिशियल सैंपल फॉर लेटर राइटिंग। तो 2019 के बाद से इस तरह से आपको लेटर को लिखना है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आपका आईसीएससी बोर्ड का ही सैंपल है। इसका मैं लिंक आपको नीचे दे दूंगा, पीडीएफ का लिंक, वहां से भी आप इसको देख सकते हो। जैसे यहाँ पे रीड कर लो, ये क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको एक इनफॉर्मल लेटर लिखना है। तो इनफॉर्मल लेटर में देखो कैसे लिखा गया है। सबसे पहले यहाँ पे एड्रेस लिखा गया है आपका जो भेज रहा है, उसके बाद यहाँ पे डेट है, देख लो इस जगह डेट आ गई। फिर उसके बाद माय डियर मदर, और यहाँ पे हमने लेटर का बॉडी स्टार्ट कर दिया है। तो इस तरह देखो, इनफॉर्मल है इसलिए ज़्यादा यहाँ पे बॉडी कंटेंट ज़्यादा है। तो यहाँ तक हमने लेटर लिखा, और लास्ट में योर लविंगली, योर अफेक्शनली, जो भी आपको लिखना है, फिर अपना नाम। देखो नाम यहाँ पे सिर्फ सिंगल नेम लिखा गया है। तो एक तरीका तो ये है। एक और तरीका ये भी होता है कि जो हम एड्रेस लिख रहे हैं, कई बार क्या करते हैं, कई लोग राइट में लिख देते हैं, तो एक ये भी तरीका होता है। आईसीएससी में ये भी आप कर सकते हो, गलत नहीं है, क्योंकि आईसीएससी वालों ने ही कहा है आप जो एड्रेस है वो राइट मार्जिन में लिख दो, एड्रेस और डेट, ये भी चलेगा, गलत नहीं है। बट एक तरीका रखो, सारी चीजें लेफ्ट में करके लिख दो, वो ज्यादा बेटर रहेगा। वैसे भी लिख सकते हो, गलत नहीं है ये भी, ये आईसीएससी का ही आपका स्पेसिमेन है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, आईसीएससी वालों ने ही दिया है ये, राइट। तो यहाँ पे भी उस तरह है। और देख लो इनफॉर्मल है, तो यहाँ पे आपका जो बॉडी वाला पार्ट है वो बड़ा है। अब हम देख लेते हैं एक फॉर्मल लेटर। तो यहाँ पे ये आपका एक फॉर्मल लेटर है। फॉर्मल में देख लो क्या है, फॉर्मल में पहले एक एड्रेस ये हो गया, किसका, ये हो गया सेंडर्स एड्रेस, फिर उसके बाद डेट, फिर उसके बाद रिसीवर्स एड्रेस, पुलिस कमिश्नर को हम लेटर लिख रहे हैं ये, फिर रिसीवर्स एड्रेस हो गया, सेंडर, फिर डेट, और फिर रिसीवर एड्रेस, फिर उसके बाद डियर सर, और उसके बाद देखो थोड़े में ही हमने यहाँ पे काम अपना निपटा दिया, ज्यादा से ज्यादा बस कितना, एक फर्स्ट पैराग्राफ, सेकंड पैराग्राफ, थर्ड पैराग्राफ, और फिर लास्ट में थैंकिंग यू, योर्स फेथफुली, और अपना नाम। और देखो नाम यहाँ पे फुल नेम लिखा गया है। तो इस तरह हम ये लेटर लिखते हैं। ये मैं आप लोग को पीडीएफ का लिंक प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। सो लेटर हो गया। इसके बाद अब लोग बढ़ते हैं आगे नोटिस एंड ईमेल राइटिंग की तरफ। तो नोटिस एंड ईमेल दोनों ही आपके कंपलसरी होते हैं, चॉइस नहीं होता इसमें कोई, आपको नोटिस भी लिखना है, ईमेल भी लिखना है, और दोनों ही 5-5 मार्क्स के होते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन आपका 10 मार्क्स का होता है जाके। अब यहाँ पे देखो जो नोटिस है, नोटिस जैसे स्कूल में आपका कोई नोटिस होता है तो बोर्ड पे नोटिस चिपका दिया जाता है, तो वैसे ही कुछ नोटिस आपको यहाँ लिखना होता है। लाइक कोई कंपटीशन है उसके बारे में नोटिस आपको लिखना है, तो नोटिस का फॉर्मेट कुछ ऐसा होता है। यहाँ पे सबसे ऊपर आपको एक टाइटल लिखना होता है, कैची टाइटल, मतलब ऐसा टाइटल जो लोग पढ़ के और पढ़ना चाहें आगे, तो एक कैची टाइटल आपका रहेगा इसमें। फिर उसके बाद जो इवेंट के बारे में आप बात कर रहे हो उस इवेंट का नाम रहेगा कि इवेंट है क्या। टाइटल तो आपका बहुत ही ज्यादा कैची होगा, स्टाइलिश होगा, लेकिन वो एक्चुअली क्या है वो आप यहाँ बताओगे। फिर उसके बाद आपको डेट लिखनी पड़ेगी। इस तरह हेडिंग डाल के भी लिख सकते हो, तरीका वो गलत नहीं है, बट यहाँ पे आप सीधे सीधे जो बीच में ये पोर्शन लिखा है इतना लिख के भी काम चला सकते हो। ऑन 27 फरवरी जैसे है, ऑन लिख के आप डेट लिख दो, इस तरह डेट पूरी पूरी यहाँ होगी। फिर उसके बाद फ्रॉम कितने से कितने टाइम तक आपका इवेंट होना है, फिर उसके बाद एट किस प्लेस में होना है, तो डेट, टाइम एंड प्लेस, ये तीनों चीजें यहाँ पे होनी चाहिए। फिर उसके बाद किसके लिए वो इवेंट है वो डिटेल आपको यहाँ लिखनी है कि टारगेट ऑडियंस क्या है, किस किस को आप वहाँ इन्वाइट कर रहे हो इवेंट में पार्ट लेने के लिए या फिर इवेंट में आने के लिए। तो यहाँ पे इस तरह आप इस नोटिस को लिखते हो। अभी इसका भी स्पेसिमेन मैं आप लोगों को दिखा दूंगा, पहले ईमेल देख लो। इसके बाद एक और चीज तुम्हें लिखनी है ईमेल। ईमेल भी एक तरह का लेटर ही होता है, बस फर्क ये है कि ये आप कंप्यूटर पे टाइप कर देते हो। तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे पहली चीज
सबसे पहले टू लिखेंगे, किसको हम भेज रहे हैं ईमेल, तो टू लिख के जिसको भेज रहे होंगे उसका एड्रेस। अगर आपको नहीं पता है ईमेल एड्रेस तो किसी का भी फिक्शनल ऐसे ही बना के लिख सकते हो, नाम लिख दो @gmail.com करके लिख दो, ये आपका जिसको भेज रहे हो उसका एड्रेस हो जाएगा। इसके हाफ मार्क्स होते हैं। फिर उसके बाद सब्जेक्ट, जैसे आप किसी भी फॉर्मल लेटर में सब्जेक्ट लिखते हो वैसे यहाँ भी सब्जेक्ट लिखोगे। फिर सैल्यूटेशन मतलब डियर सर मैडम जो भी आपको लिखना है। फिर कंटेंट, यहाँ से स्टार्ट होता है आपका मेन बॉडी ईमेल का। ईमेल बहुत बड़ा मत लिखना, हाफ मार्क्स आपका ओपनिंग सेंटेंस के लिए होगा, हाफ मार्क्स क्लोजिंग के लिए एंड 2 मार्क्स यहाँ पे मैसेज के लिए। तो इसको 6 से 7 लाइन से ज्यादा बड़ा मत करना, 5 मार्क्स का ही है, बहुत बड़ा आपको ईमेल नहीं लिखना है। फिर उसके बाद लास्ट में सब्सक्रिप्शन यानी कि थैंकिंग यू, और उसके बाद अपना नाम और डेजिग्नेशन, ये लिख दोगे, आपके 5 मार्क्स ईमेल में मिल जाएंगे। इसका भी मैं आपको स्पेसिमेन दिखा देता हूँ आईसीएससी का। तो यहाँ पे देख सकते हो ये है आपका, आईसीएससी वालों ने ही ये भी प्रोवाइड किया है। ये पहले देख लो नोटिस, नोटिस का ये फॉर्मेट है, ये आईसीएससी ने प्रोवाइड किया है। आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा किस चीज का आपको नोटिस लिखना है। देखो सबसे पहले एक कैची टाइटल है, फिर उसके बाद आपका उसके बारे में डिटेल है कि वो कंपटीशन का नाम क्या है। इंटर स्कूल डिबेट कंपटीशन है ये आपका, एक वॉर ऑफ वर्ड्स नाम का कंपटीशन। किस दिन होना है, ऑन 8 दिसंबर इतना, फ्रॉम दिस टू दिस टाइम एंड एट कहाँ पे हो रहा है उसका हमने लोकेशन प्रोवाइड कर दिया। उसके बाद ये किनके लिए है देख लो, यहाँ पे नोटिस में हमने लिख दिया है all peoples from class 9th and 10th who wish to participate are to give their names to Miss जो भी वहाँ की है टी बेकर on or before 1 दिसंबर 2017। तो किसके लिए है वो हमने बता दिया। तो बस इतना हम लिख देंगे, हमारे यहाँ पे मार्क्स पक्के हो जाएंगे। और यहाँ पे आप मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन भी देख सकते हो, 1 मार्क्स आपका इस टाइटल का है, फिर उसके बाद किस चीज का इवेंट है उसके लिए 1 मार्क्स है, हाफ मार्क्स आपका डेट का, हाफ मार्क्स आपका टाइम का, और हाफ मार्क्स एंड प्लस हाफ मार्क्स आपका यहाँ पे लोकेशन का। फिर उसके बाद 1 मार्क्स जो लास्ट लाइन ये आप लिखते हो मेन, किन लोगों के लिए वहां पे वो इवेंट है उसका आपका 1 मार्क्स होता है। तो ये आपका फॉर्मेट है। तो ये तो हो गया नोटिस। नोटिस के बाद अब हम देखते हैं कि हम ईमेल कैसे लिखना है। तो ये एक ईमेल का एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे एक ईमेल हमने लिखा है, देखो किस तरह। सबसे पहले जिसको हम भेजते हैं उसका ईमेल एड्रेस लिखते हैं, देन उसके बाद सब्जेक्ट रहेगा जैसे नॉर्मल फॉर्मल लेटर्स में हम लिखते हैं। उसके बाद डियर सर या फिर मैम अकॉर्डिंगली जिसे भी आप सेंड कर रहे हो। फिर उसके बाद यहाँ से स्टार्ट होता है ईमेल का बॉडी। ईमेल बहुत बड़ा नहीं होगा, ध्यान रखना। देखो यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे ईमेल आपका एंड भी हो गया। तो बहुत बड़ा ईमेल नहीं होगा, स्टार्टिंग होगा, फिर बीच में जो बात आपको कहनी है वो कहोगे, फिर 5-6 लाइन के बाद यहाँ पे एंड कर देंगे, और लास्ट में फिर थैंकिंग यू योर्स फेथफुली अपना नाम। ईमेल में भी कोशिश करना कि नाम पूरा लिखना, एंड नाम के नीचे आप स्टूडेंट हो तो यहाँ पे आप स्टूडेंट लिख सकते हो, या फिर जो बन के भी आप ईमेल कर रहे हो वो चीज़ यहाँ पे लिख सकते हो, नाम के साथ डेजिग्नेशन भी रहेगा। तो ये है ईमेल का फॉर्मेट। तो इस पीडीएफ का भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से जाके आप इसको देख सकते हो। सो आई होप नोटिस एंड ईमेल भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। इसके बाद देखते हैं कि पेपर में और कौन सा हमारा क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट ईमेल और नोटिस के बाद नेक्स्ट आता है अनसीन पैसेज। तो अनसीन पैसेज के बारे में स्टार्टिंग में ही मैंने आप लोग को एक टिप दिया था कि ये अनसीन पैसेज रीडिंग टाइम के समय ही सबको रीड कर लेना है, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि पैसेज किस बारे में है, उसमें क्या क्या बातें कही गई हैं और क्या वहां पे एक्चुअली हो रहा है। तो अनसीन पैसेज के ऊपर कुछ इन टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। पहला क्वेश्चन होता है आपका वर्ड मीनिंग के ऊपर। वर्ड मीनिंग में बेसिकली वो वर्ड्स होते हैं जो आपके पैसेज में ही होते हैं। तो अगर आपने ये वर्ड पहले कभी नहीं भी पढ़े हैं तो पैसेज का वो सेंटेंस देख के जहां से भी ये वर्ड लिया गया है वहां से आप उस वर्ड का थोड़ा बहुत मतलब निकाल सकते हो। तो 3 में से एटलीस्ट 2 वर्ड्स का मीनिंग तो आप समझ ही जाओगे। तो यहाँ पे वर्ड मीनिंग पूछा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट आपके क्वेश्चन आंसर्स होते हैं इसी पैसेज के ऊपर बेस्ड। तो क्वेश्चन आंसर्स भी पैसेज में से आप आंसर निकाल के लिख सकते हो। कोशिश करना कि पैसेज का सेंटेंस पूरा पूरा उठा के आंसर मत लिखना, थोड़ा बहुत सेंटेंस को बदल देना। तो यहाँ पे क्वेश्चन आंसर्स होंगे। फिर उसके बाद एक प्रेसी आती है, सबसे ज्यादा टाइम इसी में लगता है। प्रेसी बहुत ही ज्यादा टाइम टेकिंग होती है। क्यों? बिकॉज यहाँ पे आपको कई काम करने होते हैं। पहला काम आपको करना होता है पॉइंट्स लेने होते हैं आपके अनसीन पैसेज में से। पॉइंट्स मार्क कर लो, पेपर में उस तरह लाइन खींच के मत मार्क करना, बट एक डॉट तो लगा ही सकते हो आप। यहाँ पे पॉइंट मार्क कर लेना पेपर में कि कौन कौन से सेंटेंसेस उठा के आपको मेन अपना प्रेसी बनाना है। फिर उसके बाद एक आपको रफ बनाना पड़ेगा कि इतने वर्ड्स में क्या आपकी प्रेसी कंप्लीट हो रही है। उन पॉइंट्स को एक जगह लिख के पेंसिल से लिखना कॉपी पे, और उसके बाद रफ वर्क में काउंट कर लेना कि वहां पे कितने वर्ड्स आपके हो रहे हैं। जब एग्जैक्ट आपके वर्ड हो जाएं तो तीसरा काम आपका होता है कि टेबल बना के प्रेसी बना दो। टेबल आपको इस तरह बनानी होगी, कोशिश करना एक लाइन पे 5 वर्ड्स लिखना और इस तरह बना देना। जितने भी वर्ड्स आपसे बोले गए हैं उतने आपको वर्ड्स यहाँ पे फिल कर देने हैं। इससे होता क्या है कि एग्जामिनर को वर्ड्स काउंट करने में आसानी रहती है। तो प्रेसी में यही चीज है, जितने वर्ड्स आपसे स्पेसिफाई किए गए हैं उतने ही वर्ड्स आपको प्रेसी में यूज करने हैं। अगर आप ज्यादा या कम करोगे वर्ड्स को तो वहां पे मार्क्स भी आपके ऑब्वियसली कम हो जाएंगे। एग्जैक्ट नंबर ऑफ वर्ड्स में अगर आप प्रेसी कंप्लीट कर लेते हो
कोशिश करो कि आ या फिर जो दा वगैरह लगा होता है, अगर कहीं पे कम ज़्यादा वर्ड हो रहे हैं तो वहाँ पे उनको हटा दो या फिर यूज़ कर लो। और सेंटेंस का आप कोई नया वर्ड यूज़ कर लो, सेंटेंस को बदल दो। इस तरह से कोशिश करो कि प्रेसी को एग्जैक्ट नंबर ऑफ वर्ड्स में ही कंप्लीट करो। तो इसी में थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है। तो वर्ड मीनिंग एंड क्वेश्चन आंसर आप 5 या 6 मिनट, ज़्यादा चलो 8 मिनट में कंप्लीट कर सकते हो। ज़्यादा टाइम आपका प्रेसी में लगेगा। इसको भी 10 टू 15 मिनट्स के अंदर कंप्लीट कर लेना प्रेसी को, एंड इससे ज़्यादा टाइम इसमें मत देना, राइट। तो अनसीन पैसेज के बाद नेक्स्ट आपका ग्रामर पोर्शन आता है। ग्रामर पोर्शन में देखो 4 टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन आता है टेंसेस के ऊपर बेस्ड। इसमें एक पैराग्राफ होगा, उसमें वर्ब्स दिए होंगे, तो उनका करेक्ट फॉर्म आपको लिखना होता है फिल करके। तो टेंसेस के ऊपर आपके 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। फिर आता है प्रीपोजिशंस फिल करने वाला, फिल इन द ब्लैंक टाइप का क्वेश्चन होता है, ये आपका 4 मार्क्स का होता है। फिर आता है आपका जॉइन द सेंटेंसेस विदाउट यूजिंग एंड, बट और सो। 2 सेंटेंसेस होंगे, उनको ज्वाइन करना होगा, लेकिन एंड, बट और सो का यूज नहीं करना होता है। फिर इसके बाद आपका ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस का क्वेश्चन आता है। अब पहले क्या होता था, पहले यहाँ पे आपको एक्चुअली ज्वाइन करना होता था एंड ट्रांसफॉर्म करना होता था, बट इस बार क्या है, इस बार आपका ये एमसीक्यू बेस्ड आने वाला है, यानी कि आपकी थोड़ी मेहनत कम हो जाएगी, थोड़ी क्या काफी मेहनत कम हो जाएगी। यहाँ पे ज्वाइन द सेंटेंसेस में सेंटेंस 2 दिए होंगे और उनके ज्वाइन करके 4 ऑप्शंस आपको बना के दिए होंगे। जो सा ऑप्शन सही है आपको सिर्फ उस ऑप्शन को टिक कर देना है, बस एमसीक्यू आएगा सीधे सीधे। और ट्रांसफॉर्मेशन में भी जो ट्रांसफॉर्म करने के लिए क्वेश्चन आता है, उसमें भी आपको बने बनाए सेंटेंस दिए होंगे ट्रांसफॉर्म हुए, और उसमें भी सही वाले ऑप्शन को आपको बस टिक लगा देना है। तो आपके लिए आसान है, एमसीक्यू है इस बार इसमें, तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं आपको आसानी हो जाएगी इन लास्ट के 2 क्वेश्चंस को भी करने में। तो इस तरह आता है ग्रामर पोर्शन। मैं कोशिश करूंगा कि ग्रामर पोर्शन के ऊपर अभी एक और वीडियो बनाऊं, और आप लोग कहोगे तो और भी एक्सरसाइज मैं इस पे सॉल्व करवा दूंगा। तो प्रीपोजिशंस के ऊपर मैंने प्लान किया है अभी एक और वीडियो बनाने का, तो उस वीडियो को आप जरूर देखना। तो अगर इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस करना, वरना फिर वो वाला वीडियो आप मिस कर दोगे। सो आई होप पेपर का आपको पूरा पैटर्न समझ में आ गया होगा, कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं ओवरऑल समरी की। ये है हमारा पूरा पेपर, यहाँ पे देख लो मैंने समराइज फॉर्म में मेंशन कर दिया है, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो इस पेज का। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा एस्से का है, 20 मार्क्स का है, एंड इसे हमें 30 मिनट्स में कंप्लीट करना है। ज्यादा से ज्यादा 35 मिनट, इससे ज्यादा ऊपर मत जाना। अगर इससे ज्यादा टाइम तुम एस्से में दे रहे हो तो ऑब्वियसली आगे क्वेश्चंस के लिए टाइम कम बचेगा, लास्ट में शॉर्टेज हो जाएगी। तो अगर 30 मिनट हो गए हैं, माई बेल बच जानी चाहिए, वहीं पे अपना एस्से खत्म करो जल्दी से जल्दी। फिर इसके बाद जो लेटर आता है क्वेश्चन नंबर 2, लेटर आपका 10 मार्क्स का होता है, इसे आपको 20 मिनट के अंदर कंप्लीट करना है। अगर 15 मिनट में हो जाता है तो बेस्ट है, बट ज्यादा से ज्यादा 20 मिनट, इससे ऊपर 1 मिनट भी मत देना है लेटर को। फिर आता है नोटिस एंड ईमेल। नोटिस एंड ईमेल बहुत बड़े नहीं होते हैं, तो दोनों ही चीजें आप ज्यादा से ज्यादा, मैंने 20 मिनट लिखा है बट 15 मिनट के अंदर कवर करने की कोशिश करो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा अनसीन पैसेज है। अनसीन पैसेज मैंने बोला था कि आप रीडिंग टाइम में रीड कर लोगे तो इसे बाद में करने में आसानी होती है। तो अनसीन पैसेज रीडिंग टाइम में जो 15 मिनट मिलते हैं उसमें रीड कर लेंगे। तो एग्जाम टाइम में इसको हम 20 मिनट से भी कम में करने की कोशिश करेंगे। 20 मिनट लगभग लग जाएंगे, क्योंकि ये जो प्रेसी है इसमें काफी टाइम लगता है। ये पोर्शन आपका टाइम टेकिंग है, बाकी क्वेश्चन आंसर वर्ड मीनिंग तो आप कम देर में भी कर सकते हो। फिर इसके बाद लास्ट आता है ग्रामर पोर्शन। ग्रामर पोर्शन तो फटाफट बस फिल करने होते हैं, तो ये भी आपका 20 मार्क्स का होता है, और इसके लिए भी आपके पास 20 मिनट लगभग होंगे। तो अगर आप टाइम बचाओगे हर एक क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा, तो लास्ट में आपके पास रिवीजन का भी टाइम होगा। एंड रिवीजन बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, क्यों? बिकॉज जितनी भी चीजें आप यहाँ पे करोगे कहीं ना कहीं उसमें गलती हो सकती है। तो लास्ट में अगर आप 5 या 10 मिनट अगर आपको मिल जाते हैं जिसमें आप नजर मार लेते हो पूरे पेपर में, तो जो गलती एग्जामिनर पकड़ेगा वही गलती आप पकड़ के अगर सही कर दोगे तो उसमें फायदा ये है कि उस चीज में मार्क्स नहीं कटेंगे, आप ही सही कर दोगे उसको। तो एक लाइन से बस कट करके करेक्शंस कर लो तो ज्यादा बेटर रहता है। तो एग्जामिनर अगर वो गलती नहीं पकड़े उससे पहले आप ही रिवीजन टाइम में पकड़ लो, तो उसमें भी आपके मार्क्स बचेंगे। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि टाइम हमेशा मैनेज करके चलो, ताकि पेपर होने के बाद लास्ट में आपके पास टाइम बचे जिसमें आप रिवाइज कर सको, अपनी गलतियां खुद ही वहां पे कट करके सही कर सको, राइट। सो आई होप ये पूरा वीडियो आप लोग को इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना। तो जो आपका 27 फेब को इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर है, एंड उसके जस्ट बाद जो लिटरेचर का पेपर है, उसके लिए एम्पलीफाई लर्निंग की तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल द एम्पलीफाई लर्नर्स। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बिकॉज मैं आगे भी एग्जाम से रिलेटेड और भी वीडियोस बनाता रहूंगा जिससे आप लोग की हेल्प हो जाए। सो आप लोग को वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स में लिख के जरूर बताना। बाकी अगर और किसी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम हो या फिर और किसी चीज के ऊपर वीडियो चाहते हो तो वो भी आप मुझे नीचे कमेंट्स में लिख के बता सकते हो। तो आप लोग के एग्जाम शुरू होने वाले हैं, तो आप लोग अपनी पढ़ाई करते रहो, लिटरेचर भी तैयार करो। तो हम लोग मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। सो टेक केयर एंड बाय।